मित्रों, मैं आज बात करूंगा ज्योतिष शास्त्र की वैज्ञानिकता के बारे में और वैज्ञानिकता पर बात करूंगा कि ज्योतिष शास्त्र पूर्ण रूप से एक विज्ञान है, प्रमाणित विज्ञान है, जिसको किसी भी कसौटी पर परखा जा सकता है। आकाश के समस्त ज्योति पदार्थों का रहस्य प्रकट करने वाली विधा के रूप में प्रतिष्ठित ज्योतिष शास्त्र के प्रत्यक्षता के साक्षी आकाशस्थ सूर्य चंद्रमा है। अन्य शास्त्र अप्रत्यक्ष है, किंतु ज्योतिष पद पद पर अपनी गणनाओं द्वारा प्रमाणित होता रहता है। इस शास्त्र के संबंध में कमलाकर भट्ट महोदय ने 3 प्रमाणों के आधार बताए हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत ग्रह गणित के द्वारा ज्ञात ग्रहों का प्रत्यक्षीकरण सूर्य उदय सूर्यास्त का समय तथा ग्रहण काल के द्वारा परिलक्षित होता है। यदि ज्योतिष यह गणना के द्वारा निर्धारित सूर्योदय काल के समय पर ही हमें सूर्य दर्शन होता है, गणना द्वारा ज्ञात ग्रहण तिथि काल में ही होता है, तो हम ज्योतिष्य गणना का महत्व स्वीकार करते हैं। जैसा ज्योतिष यहाँ गणना ग्रहों के संदर्भ में होता है और यही स्थिति आकाश में भी दिखाई दे तो प्रमाण का प्रत्यक्षीकरण होता है। आगम प्रमाण के अंतर्गत आर्ष वचनों को भी प्रमाण माना जाता है। आचार्य बारहमीर ने भी इस शास्त्र को आगम माना है। आगम प्रमाण में युग कल्प और ग्रहों के भगण के संबंध में आर्ष वचनों को ही ग्रह माना जाता है। भास्कराचार्य जी ने भी ग्रह भगणों के संबंध में आर्ष वचनों को ही महत्व दिया है। युक्ति प्रमाण वास्तविक रूप से उपपत्ति प्रमाण है। ज्योतिष शास्त्र में युक्त प्रमाण को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। सिद्धांत ज्योतिष अर्थात गणित शाखा में इस प्रमाण को ही अंगीकृत किया गया है। इस प्रमाण में ग्रहों की गति, स्थिति, कक्षा देना आदि की व्यवस्था की स्थिति में उपपत्ति से भी सिद्ध किया जाता है। केती ग्रह गणित कार्य में युक्ति प्रमाण के अभाव में प्राचीन सिद्धांतों की प्रमुख कमी माना। कमलाकर भट्ट ने भी केवल युक्ति प्रमाण को ही स्वीकार किया, अन्य अयुक्त सिद्धांतों का खंडन किया है। तो मित्रों, जैसा कि आकाशीय पिंडों की गणना कर ग्रहण आदि का सटीक गणित प्रमाण देने वाली इस शास्त्र ने पग पग पर अपनी वैज्ञानिक विशिष्टता को स्पष्ट किया है। प्रश्न उठता है कि विज्ञान की परिभाषा क्या है और समाज में जो विज्ञान की परिभाषा है उसमें ज्योतिष आता है या नहीं। सामान्यतः विशेष प्रयोजनीय ज्ञान जिसका प्रायोगिक रूप से प्रत्यक्षीकरण हो सके विज्ञान है। आधुनिक संदर्भ में विज्ञान शब्द साइंस से व्यवहृत है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में साइंस का अर्थ इस प्रकार स्पष्ट है: जिस ग्रह की उत्पत्ति प्रायोगिक आधार पर होकर एक नियम पूर्वक अध्ययन के साथ निश्चित नियम सूत्र के द्वारा सदैव एक रूप परिणाम प्रस्तुत करे, वह विज्ञान है। विज्ञान की इस परिभाषा के अनुसार निर्धारित सभी योग्यता को ज्योतिष शास्त्र पूर्ण रूप से धारण करता है। ज्योतिष शास्त्र न केवल सिद्धांतों को उल्लेख करता है अपितु उन्हें प्रायोगिक रूप से सिद्ध भी करता है। यदि गणना के अनुसार ग्रहों की स्थिति प्राप्त नहीं होती है तो इस गणना पद्धति को स्वीकार न करने का निर्देश शास्त्र करते हैं। वृत्त संहिता में भी यदि गणितागत अयन ज्ञान में स्पष्टता न हो तो प्रत्यक्ष परीक्षण करने का निर्देश है। वस्तुतः ज्योतिर्विज्ञान के विज्ञान शब्द का अर्थ पुराण में भी इस प्रकार है: जो ज्ञान निर्मल, सूक्ष्म, निर्विकल्प और अव्यय, जो सदैव विकार रहित एवं स्वरूप है, वही विज्ञान है। और इससे इतर ज्ञान सब के सब अज्ञान है। तात्पर्य है कि जिस प्रकार ईश्वर निश्वसित हमारे वेद अपरिवर्तनशील है, उसी प्रकार वेद के चक्षु स्वरूप ज्योतिर्विज्ञान का स्वरूप भी अपरिवर्तनशील है, निर्मल, सूक्ष्म और अपव्यय है। हमारे देश में वेदों के अंगों के रूप में सूत्र रूप में जो महत्वपूर्ण साहित्य रचा गया है उसे वेदांग कहते हैं। प्राचीन भारतीय विज्ञान के इतिहास की दृष्टि से इस वेदांग साहित्य का बड़ा महत्व है। वेदांग 6 है।
वो इस प्रकार हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। यज्ञ कर्म की जानकारी देने के लिए कल्प सूत्रों के अंतर्गत स्रोत सूत्र नामक जो पुस्तकें रची गई हैं, उनके परिशिष्टों में क्षेत्र मिति ज्यामिति के नियम देखने को मिलते हैं। इन परिशिष्टों को सुलभ सूत्र कहते हैं। सुलभ का अर्थ होता है डोरी या रस्सी। सुलभ धातु का अर्थ है मापना या नापना। डोरी की सहायता से वेदी, अग्निचित्ती, मंडप आदि को नापने की सूत्र रूप जानकारी हेतु पुस्तकों में दी गए हैं, वे सुलभ सूत्र कहलाते हैं। अब तक 8 सुलभ सूत्र उपलब्ध हैं: बौधायन, आप स्तंभ, सत्याषाढ़, वाधुल, मानव, मैत्रायणी, वाराह व कात्यायन। ये इनके रचनाकारों के नाम है। बौधायन सुलभ सूत्र सबसे बड़ा, प्राचीन और ज़्यादा व्यवस्थित रूप में रचा गया है। सुलभ सूत्रों में यज्ञ कर्म के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार आकार की वेदियों तथा अग्निचित्तों के माप, उनका आयोजन, ईंटों के आकार एवं उनकी रचना आदि के बारे में जानकारी दी गई है। इस जानकारी का संबंध क्षेत्र मिति यानी ज्यामिति से है। सुलभ सूत्रों में वेदों के निर्माण से संबंधित ज्यामितीय कृतियों एवं उन कृतियों की पुष्टि करने वाले नियम दिए गए हैं। वैदिक काल में देवताओं के मंदिर नहीं होते थे, यज्ञ होते थे। यज्ञ प्रमुखतः 2 प्रकार के होते थे: नित्य, अनिवार्य, और काम्या या वैकल्पिक। यज्ञ निर्धारित आकार की वेदियों पर ही किए जाते थे। तरह तरह की वेदियाँ बताई गई है। अग्नि शब्द का मूल अर्थ आग था, परंतु बाद में यह वेदी और चित्ती का द्योतक बन गया। नित्य यज्ञ के लिए 3 अग्नियाँ अभिप्रेरित थी: गार्हपत्य, आह्वान्य और दक्षिणाग्नि। ये प्रतिदिन यज्ञ के लिए होती थी। ये अग्नियाँ या वेदियाँ निश्चित आकार की होती थी। गार्हपत्य अग्नि को वर्तालुकार बताया गया है, आह्वान्य को वर्गाकार और दक्षिणाग्नि को अर्धवर्तुलाकार। परंतु इन तीनों की अग्नियों का क्षेत्रफल समान यानी 1 वर्ग व्याम। 1 व्याम बराबर 120 अंगुल। 120 अंगुल बराबर 5 अरत्नी और 5 अरत्नी बराबर 1 पुरुष होता है। इसके लिए ज्यामिति की पुष्टि से जमीन पर वृत्त या अर्धवृत्त या वर्ग के शुद्ध आकृतियाँ बनाने की विधियाँ ज्ञात होनी चाहिए। साथ ही वर्ग को वृत्त एवं अर्धवृत्त में अथवा वृत्त को वर्ग में बदलने के लिए वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या, अर्धव्यास की परस्पर संबंध की जानकारी होनी चाहिए। और यह सब जानकारी सुलभ सूत्रों में दी गई है। सारांश यह है कि सुलभ सूत्रों के अध्ययन से पता चलता है कि सूत्रों की रचना के समय भारतीय पंडित पुरोहितों को कितनी ज्यामिति ज्ञात थी। तो मित्रों, जैसा कि बौधायन और आप स्तंभ के सुलभ सूत्रों के समय को हम 500 ईसा पूर्व के आसपास मान सकते हैं। सुलभ सूत्रों के समय को हम 500 ईसा पूर्व के आसपास मान सकते हैं। सुलभ सूत्रों में जो भारतीय ज्यामिति उपलब्ध है वह कम से कम 10,000 साल पुरानी है, परंतु इन सुलभ सूत्रों में प्रस्तुत ज्यामितीय ज्ञान अधिक प्राचीन हो सकता है। आज हिंदी और कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त होने वाला ज्यामिति शब्द यूनानी शब्द के ज्योमेट्री शब्द से न केवल ध्वनि साम्य भूमिति शब्द का प्रयोग होता है, रेखा गणित शब्द की भी ज़्यादा पुरानी नहीं है। आमेर जयपुर के राजा सवाई जयपुर 1688 से 1743 के बीच आश्रित गणितज्ञ ज्योतिषी पंडित जगन्नाथ सम्राट ने 1718 ईस्वी में यूक्लिड के ज्यामिति के ग्रंथ का अरबी से संस्कृत में अनुवाद किया, तो उसे रेखा गणित का नाम दिया। पंडित बाबूदेव शास्त्री 1821 से 1890 ने क्षेत्र मिति शब्द को पसंद किया। उससे पहले की
भारतीय गणितज्ञों की ज्यामिति के अर्थ में क्षेत्रमिति की क्षेत्र समास क्षेत्र व्यवहार और क्षेत्र गणित जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, किंतु ज्यामिति का सबसे प्राचीन भारतीय नाम सुलभ ही है। मानव और मैत्रायणी सुलभ सूत्रों में ज्यामितिज्ञ को सुलभविद कहा गया है, लेकिन उस समय ज्यामिति को रज्जु भी कहा जाता था। कात्यायन सुलभ सूत्र का पहला ही सूत्र है। रजुमाशम वक्ष्यामः, डोरी की सहायता से क्षेत्र के एकीकरण को बता रहा हूँ। रज्जु और सुलभ शब्द लगभग एक ही अर्थ के द्योतक हैं। रज्जु शब्द रेखा है और फीता के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। पाली साहित्य में राजा के भूमि सर्वेक्षक के लिए रज्जुक और रजुग्राहक शब्दों का प्रयोग हुआ है। रजुक शब्द सम्राट अशोक ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी की अभिलेखों में भी आया है। प्राचीन भारतीय साहित्य में ज्यामितिज्ञ के लिए अन्य शब्द है। सांख्याज्ञा, परिमाणज्ञा, सूत्रधार, सूत्रग्राही, सुलभ परिप्रेक्षज्ञा, सुलभ की पड़ताल करने वाला और समसूत्र निरंक्षक, समान गांठों वाली रस्सी फैलाने वाला। एक यूनानी उल्लेख के अनुसार प्राचीन मिस्र के ज्यामितिकार अथवा भूमि सर्वेक्षक हार्पेडोनाइटाई कहलाते थे। इस शब्द का अर्थ है रस्सी फैलाने वाला। स्पष्ट है कि हार्पेडोनाइटाई और समसूत्र निरीक्षक शब्द समानार्थक है, लेकिन इस शब्द साम्य के आधार पर यह कहना कठिन नहीं होगा कि मिस्रवासियों ने ज्यामितीय जानकारी भारतीयों से प्राप्त की थी। प्राचीन मिस्र में ज्यामिति की शुरुआत भूमि मापन से हुई है। नील नदी में आने वाली बाढ़ के कारण उनकी नज़दीक की भूमि का किसानों के हर साल नए सिरे से बंटवारा करना पड़ता था और तदनुसार लगान निर्धारित करना होता था। भूमि मापने की इसी प्रयास से प्राचीन मिस्र में क्षेत्रमिति का विकास हुआ। मंदिरों और पिरामिडों जैसी स्मारकों के निर्माण कार्य में भी यह ज्यामिति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, किंतु भारतीय ज्यामिति सर्वप्रथम हमें सुलभ सूत्रों में ही देखने को मिलती है और काफ़ी विकसित ज्यामिति है सुलभ सूत्रों में तथा कथित पाइथागोरस के प्रमेय का व्यापक प्रयोग देखने को मिलता है। सुलभ सूत्रों में जैसी अपरिमेय संख्याओं के काफ़ी शुद्ध मान दिए गए हैं, लेकिन सुलभ सूत्रों की इस सारी ज्यामिति का संबंध यज्ञ तंत्र से है। कोई भी विज्ञान मानव समुदाय की भौतिक और बौद्धिक आवश्यकताओं की पूरी करने के लिए अस्तित्व में आता है। सुलभ सूत्र के अनुसार वेदियों के निर्माण में पकाई ईंटों का इस्तेमाल होता था और वे ईंटें विभिन्न आकार प्रकार की होती थी। राजगीर और बढ़ाई को भी ज्यामिति की जरूरत पड़ती है। इन दोनों की पेशों के कारीगरों को सीधी रेखा और समकोण का सतत सामना करना पड़ता था। इसलिए भूमापन के साथ ही भवन निर्माण का भी ज्यामिति के उद्भव के प्रमुख योगदान रहा है। इस तथ्य की पुष्टि सुलभ सूत्रों के निर्देशों से भी होती है। कात्यायन सुलभ सूत्र में प्रथम सुलभ कार की योग्यता के बारे में कहा गया है कि सुलभ सूत्र को गणित का जानकार, माप लेने में कुशल, सीधे रेखा में रस्सी खींचने वाला, समतल भूमि का ज्ञाता, विद्वान, सुलभ सूत्रों का जानकार और खूब सावधान रहने वाला कहा गया है। और सुलभ सूत्रकार को रज्जु के करणी, तत्करणी, अक्षुण्य आदि वेदों का जानकार और सदैव काम में लगने वाला होता है। इसलिए शास्त्रीय बुद्धि से चलने वाले और ईंटों के भेद को जानने वाले सुलभविद को हमेशा शिल्पियों और स्थापत्यों की सलाह लेते रहना चाहिए। यज्ञ मंडप तैयार करने के लिए बढ़ाइयों की और ईंटें बनवाकर उन्हें ठीक से रचने के लिए कुशल राजगीरों की जरूरत पड़ती थी। सुलभ सूत्र में वर्णित गणित अभिधारणाएं। सुलभ सूत्रकारों ने ज्यामितीय कृतियों के अनुसार कुछ अभिधारणाएं गृहीत मान ली थी। वस्तुतः
ये यूक्लिड की तरह की अभिधारणाएं नहीं है। सुलभ सूत्रों की ये अभिधारणाएं सरल रेखाएं, आयत, वर्ग और त्रिभुज के विभाजन से संबंधित है प्रमुख अभिधारणाएं हैं। नंबर 1, दी हुई निश्चित लंबाई की सरल रेखा को समान लंबाई के कितने भी भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 2, वृत्त का व्यास खींचकर उसकी समक्षेत्र का समरूप कितने भी भाग किए जा सकते हैं। नंबर 3, आयत या वर्ग का हर विकर्ण उसे 2 समान भागों में बांटता है। नंबर 4, विकर्ण द्वारा आयत और वर्ग के 4 भाग किए जाए तो वे समरूप और समक्षेत्र होते हैं। नंबर 5, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। नंबर 6, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। नंबर 7, शीर्ष के आधार पर मध्य बिंदु से जोड़कर एक सम द्विबाहु त्रिभुज को बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है। नंबर 8, वर्ग की किसी के छोरों के सामने की भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने पर जो त्रिभुज बनता है वह वर्ग के आधार के बराबर होता है। नंबर 9, वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखाओं से जो चतुर्भुज बनता है वह वर्ग होता है और उसका क्षेत्रफल मूल वर्ग के आधार पर होता है। नंबर 10, एक ही आधार पर और उन्हीं समांतर रेखाओं के बीच बने समांतर चतुर्भुज और आयत एक दूसरे के बराबर होते हैं। नंबर 11, किसी वृत्त के भीतर सबसे बड़ा जो वर्ग बनता है वही होगा जिसकी कोने वृत्त की परिधि पर होंगे। तो मित्रों, आज इतना ही इस वीडियो में। अब आगे बात करेंगे दूसरे वीडियो में सुलभ सूत्रों के कुछ महत्वपूर्ण ज्यामितीय रचनाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।